अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं आप लोग? ठीक ठाक सब माशाल्लाह हैं। अच्छा देखें, मैंने दो वीडियोस अभी लॉन्च की हैं अपनी रिगार्डिंग जो डाउन साइजिंग हो रही है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, और उसको कैसे उसको ठीक किया जाए और कैसे उसके प्रॉब्लम को हल किया जाए। उसमें मैंने दो चीज़ें हाईलाइट की हैं कि एक तो रिटेल से हट के हमारा अब हम अपना रुझान और ध्यान इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्री की तरफ करें, और दूसरी चीज़ क्या है मैंने बताई है कि प्राइसिंग को अपने ठीक करें। तो वो दोनों वीडियोस जो हैं, जो यूट्यूब वाले हैं जो देख रहे हैं वो तो यूट्यूब में नीचे जाके देख लें, लास्ट वीडियोस जो दो हैं। और जो मेरे दोस्त इसमें हैं, क्या नाम है, फेसबुक में हैं और लिंक्डइन में हैं, ऊपर देखें ये एक लिंक आ रहा होगा, इस लिंक को क्लिक करेंगे तो वो वीडियोस मिल जाएंगे आपको। दोनों वीडियोस में मैंने ये बताया है आप लोगों को किस तरीके से क्या किया जाए, स्टेप्स लिए जाएं कि डाउन साइजिंग से बचा जाए, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिवाइव कर जाए, इंटरनेशनली टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इंडस्ट्री रिवाइव कर जाए। लेकिन आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, या अभी जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, ये उसी का थर्ड वीडियो है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। गाइस, एक चीज़ को समझो आप, ऐसा वक्त, मैं मानता हूं कि कोरोना वायरस है, दुनिया में फैला हुआ है, ओवरऑल सेल्स कम हो रही हैं, ओवरऑल प्रोडक्शन कम हो रही है, एम्प्लॉयज़ आर बीइंग लेड ऑफ, ये मैं एग्री करता हूँ। लेकिन मैंने एक चीज़ फील की है, मैंने कहा आपसे शेयर करूँ। एक होती है पर्सनल डेवलपमेंट, हमें अपनी पर्सनल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। गाइज, यू नीड टू लिसन टू दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। अगर हम अपनी पर्सनल डेवलपमेंट नहीं करते तो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, पहले आप उसको समझ लो। प्रॉब्लम यह है कि हम अपने आप को पर्सनली डेवलप नहीं करते। गेटअप की बात नहीं कर रहा कि जी अच्छे बाल कपड़े, इसकी बात नहीं कर रहा। पर्सनली डेवलप करना। हम लोग कितने सालों से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है, इट्स बीन ईयर्स ना, 20 साल 30 साल पल्ला वाला। मगर कहने का मकसद बताने के लिए, क्या हमने अपने आप को पर्सनली डेवलप किया? एक मज़े की स्टोरी सुनाता हूँ, बड़े मज़े। ये वाक़या है सन 1999 या 2000 का। मैंने नई नई टेक्सटाइल इंडस्ट्री ज्वाइन की थी, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो मैंने ज्वाइन की थी उसमें मैं एक मारूफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री फैक्ट्री के अंदर था, जिसका मैं आपको भी नाम नहीं बता रहा। और वहाँ पे काम का इतना प्रेशर था, इतना प्रेशर था। मैं एक्सपोर्ट मार्केटिंग डिपार्टमेंट में था, एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी गया था। इतना प्रेशर था काम का कि आप सोच नहीं सकते थे। रात 2 बजे 1:30 बजे, अब पता नहीं क्या, ये बता रहा हूँ बहुत पुराने की बात, मैं ज़माने की, नया नया था, काम भी रगड़ रगड़ के लेते थे। तो मेरा बॉस मुझे 2-2 घंटे मशीनों पे खड़ा करता था, प्रिंटिंग रोटरी मशीन के ऊपर, डाइंग मशीन के ऊपर, यहाँ वहाँ हर जगह जा रहा। अब मिसाल दे रहा हूँ, कस्टमर ने शिकायत कर दी कि जी पिछले ऑर्डर में ये एक डिफेक्ट आया था कपड़े के अंदर, 2-2 घंटे मुझको रोटरी मशीन के ऊपर मेरा बॉस खड़ा करता था। रोटरी मशीन, जो हमारे टेक्सटाइल वाले नहीं है उनको बता देता हूँ, जिस पे कपड़ा प्रिंट होता है। पहली जून जुलाई की गर्मी होती है, उसके बाद जो आपकी उसमें वो जो 52 डिग्री 50 डिग्री तक सेंटीग्रेड अंदर, क्योंकि वो अंदर गर्म होता है ना, वहां पे पहुंच जाता है। 2-2 घंटे मुझे खड़ा करता था। कपड़ा गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, मैं उसे देखे जा रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ। कभी डाइंग में, कभी फिनिशिंग में, कभी प्रिंटिंग में, कभी कहाँ कभी कहाँ। मैं इतना ज़्यादा तप गया था, जैसे कहते हैं ना, मैं इतना ज़्यादा ख्वार हो गया था। मैं मार्केट की लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ कि मैंने अपने एक दोस्त, प्रिंटिंग में ही दोस्त था मेरा, उसको मैंने बोला, यार मेरी तो बिल्कुल जैसे कहते हैं बर्दाश्त के बाहर हो गया है। और मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड था कि उसने मुझे खुद कहा, यार तेरी तो फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। मैंने बोला, यार ये जॉब मैं छोड़ना चाहता हूँ, ठीक है, मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड था। खैर, मेरे एक दोस्त था, वो आलिम दीन भी था, और माशाल्लाह अमीर आदमी भी था, अपनी टेक्सटाइल उसकी कंपनी थी, बड़ी फैक्ट्री थी, उसका डायरेक्टर भी था, वो मेरा दोस्त भी था। मैंने उससे मशवरा किया, मैं क्या करूँ यार, ये तो एक अजाब है ना, इस अजाब से कैसे निपटूँ। उसने मुझे एक बात बोली, उसने बोला, देखो तुम्हारा बॉस तुम्हें आज 2-2 घंटे मशीनों पे खड़ा करता है, गर्मी भी होती है, शर्ट भी गीली हो जाती है, पसीना भी आ जाता है तुम्हें, लेकिन तुम वो डिफेक्ट्स देखते हो, वो चीज़ें देखते हो, कहाँ ये प्रॉब्लम्स आते हैं, तुम्हें सीख रहे हो, लर्निंग कर रहे हो। क्योंकि जब तुम 10 साल के बाद, मुझे उसके वर्ड्स भी याद हैं कि 10 साल के बाद अपने एयर कंडीशन ऑफिस में बैठे हुए होगे और तुम्हारे सामने डिफेक्ट आएगा और 1 मिनट में बता दोगे कहाँ से हुआ था। हाँ, ज़माने अपने वर्क बदलता चला गया, पलटता चला गया। तकरीबन 10 साल के बाद मैंने वो जॉब स्विच कर ली, मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में आ गया, एक बड़ी पोजीशन पे आ गया, वाकई मेरा एयर कंडीशन ऑफिस था, और मैं वहाँ टेक्निकली बड़ा मशहूर था, क्योंकि अब ज़ाहिरी बात है, इतना काम किया होगा तो टेक्निकली तो मशहूर हूँ। लेकिन मेरी फील्ड एक्सपोर्ट मार्केटिंग है। देखो यार, एक बात समझो, मेरी फील्ड कभी भी जो है ना, वो नहीं है, क्या नाम है, ये टेक्निकल नहीं थी, लेकिन चूंकि टेक्निकलिटीज इतनी आ गई थी। अब जब मैं वहाँ बैठा तो एक दिन वाकई एक प्रॉब्लम आया कपड़े के अंदर, और मुझे उस कपड़े का रंग भी याद है, कुछ रॉयल ब्लू टाइप का था, और वो पॉलिएस्टर कपड़ा था, उसमें कुछ प्रॉब्लम आया, मैं भी आपको प्रॉब्लम नहीं बता रहा। बहरहाल वो सबको दिखाया गया, टेक्निकल टीम को भी दिखाया गया, सीईओ को भी दिखाया गया, किसी को समझ नहीं आया, वो मसला हल होके नहीं दे रहा था।
वो कपड़ा मेरे सामने भी लाया गया कि भाई इसको देखो। मैंने उसको एनालिसिस किया कपड़े को, चंद सेकंड्स, हार्डली 30 सेकंड 35 सेकंड, बस इससे ज़्यादा नहीं। मिनट की बात नहीं कर रहा, सेकंड्स की बात कर रहा हूँ। और मैंने उनको बता दिया कि ये प्रॉब्लम किस मशीन पे, किस जगह, किस वक्त, किस तरीके से आया। ये बात कंपनी के सीईओ को भी बताई गई। कंपनी फिर इस बात पे इन्वेस्टिगेशन हुई, एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम उसी जगह, उसी मशीन, उसी जगह आया था। देखो मैं आप लोगों को क्या समझाना चाहता हूँ, पर्सनल डेवलपमेंट। अपने आप को पर्सनली डेवलप करो। जब आप पर्सनली अपने आप को डेवलप करोगे ना, फिर अगर कोई कंपनी आपको ले ऑफ भी करेगी, आपको डाउनसाइज भी करेगी, आपके पास 10 जॉब्स आप खुली पड़ी होंगी, आप जा सकते हो 10 कंपनियों के अंदर अपना काम कर सकते हो। गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या है। देखो मैं तुम्हें एक मजे की बात बताऊंगी, तो मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मेरे साथ जो जूनियर लड़के मेरे काम करते हैं, अच्छा मेरा कोई असिस्टेंट नहीं होता है, मैं सबको जूनियर कहता हूँ, और हम एक टीम वर्क में काम करते हैं। तो जूनियर लड़के जो मेरे साथ काम करते थे या काम करते हैं, मैं उनको हमेशा एक मजे की बात बोलता हूँ कि तुम लोग, ये टेक्सटाइल वाले बड़े आराम से समझ लेंगे, कि तुम लोग ये जो स्टिचिंग डिपार्टमेंट में जाते हो, डाइंग डिपार्टमेंट में जाते हो, फोल्डिंग डिपार्टमेंट में जाते हो, रोलिंग डिपार्टमेंट में जाते हो, और जाके वो कहते हो ना कि शिपमेंट निकालनी है, भाई आज कंटेनर आ गया है, माल फंसा हुआ है, शिपमेंट निकालनी है। क्या करते हो, कंटेनर को धक्का देते हो? क्या करते हो, माल को पैक करते हो? क्या करते हो? कुछ भी नहीं है। सिर्फ जाके प्रेशर करते हो कि भाई जी मेरा माल पहले लगा दें, अब मेरा माल जो है वो जल्दी से निकाल दें, कंटेनर में लोड होता है, आप यहाँ पे आ जाते हो। यही होता है ना, इसी शिपमेंट निकालना कहते हैं ना। 5 से 6 घंटे के लिए लड़के चले जाते हैं वहाँ पे डिपार्टमेंट्स के अंदर। सवाल ये मेरा है, 5 से 6 घंटे में क्या कर रहे हो? धक्का दे रहे हो कंटेनर को? नहीं ना। 5 से 6 घंटे में आप सिर्फ पुश करते हो, डेटा लेते हो, अपना माल पहले लगवाते हो। देखो उसमें होता क्या है, बहुत से डिपार्टमेंट्स में ये होता है कि अगर मैं अपना माल आज पहले नहीं लगाऊंगा, तो दूसरे एग्जीक्यूटिव का या दूसरे किसी ऑर्डर का माल पहले लग जाएगा, वो माल पहले निकल जाएगा, उसका कंटेनर पहले निकल जाएगा, मेरा शट आउट हो जाएगा। ये प्रॉब्लम्स आते हैं आमतौर पर। तो ये अच्छी बात है, फॉलो अप करना, इट्स वेरी गुड थिंग, यही करना चाहिए। लेकिन सवाल ये है, जो 5-6 घंटे वहाँ बैठे हो कर क्या रहे हो? डेटा लेके पुश तो कर रहे हो। तो वो उस टाइम को कंस्ट्रक्टिव बनाओ। देखो मैं आपको मजे की बताऊं, कभी स्टिचिंग डिपार्टमेंट के अंदर जाके देखा है होता क्या है? कभी चीज तो जाके देखो है क्या, कटिंग क्या है, कटिंग का टेबल क्या है, कैसे वो कटिंग के टेबल में वो उसको कहते हैं लप्पी लगा के सीधा कर रहे होते हैं। फिर कभी स्टिचिंग देखी है? स्टिचिंग की मशीन क्या होती है, जुकी की मशीन क्या होती है, और ब्रांड्स की मशीन क्या होती है, उनमें फ़र्क क्या होता है, सिंगल नीडल क्या होती है, ओवरलॉक क्या होती है, इतनी सारी कोने ओवरलॉक में लगती हैं धागे की, वो क्यों लगती हैं, सिंगल नीडल में जो कोन लगती है वो क्यों लगती है, बॉबिन की कोन क्या करती है, SPI स्टिच पर इंच क्या होता है, पकरिंग क्या होती है। कभी सोचा है? ये सब चीज़ें सीखने की है, वहीं तो सीखोगे, और कहाँ सीखोगे? जाके सीखो, समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बताता हूं मैं आपको, वैसे ही बैठे हुए हो, कार्टन देखो, कार्टन क्या है, कार्टन किस तरह का है, 3 प्लाई है, 5 प्लाई है, 7 प्लाई है, इनले कार्ड देखो, लेमिनेटेड है, नॉन लेमिनेटेड है, उसका GSM क्या है, कितने कलर की जॉब है, क्या उसका आर्ट वर्क बनता है, ये सब चीजें देखने की है। लेबल्स पकड़ के देखो, ये वोवन लेबल है, जकार्ड लेबल है, ये किस तरह बनता है, इसकी क्या कीमत होती है, ये चीजें देखने की होती हैं। पॉलीबैग है, कितने माइक्रोन का पॉलीबैग है, सेल्फ एडेसिव है, जिपर है, ये सब चीजें, गैसेट क्या होता है, गैसेट साइज कैसे कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें देखने की और सीखने की होती है। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक स्टिचिंग बताया। अब आप आओ, मैं मिसाल आपको दे रहा हूँ, आप ब्लीचिंग डिपार्टमेंट में जाओ, ब्लीचिंग में जाके पूछो बर्जर लेवल क्या है, CIE लेवल क्या है, व्हाइटनेस लेवल क्या होता है, वो थर्मोसोल में किस तरह होती है, एंड सो ऑन। मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, डाइंग में, प्रिंटिंग में पिगमेंट रिएक्टिव क्या होता है, बाइंडर्स क्या होते हैं, किस तरह से रोटरी में कलर डाला जाता है, कलर मैचिंग, कलर मिक्सिंग क्या होता है, RGB रेड ग्रीन ब्लू, ये क्या होता है, इसके मिक्सिंग से कैसे कलर बनाए जाते हैं। आप लोग डिजाइनर्स के पास जाके बैठते हो, जाहिर बात है, कभी देखो तो सही डिजाइनिंग क्या होती है, थीम क्या होती है, मोटिव क्या होता है, बैकग्राउंड क्या होता है, बनता क्या, डिजाइनिंग की कहानी क्या होती है, यूरोप में कौन सा डिज़ाइन चल रहा है इस वक्त, अमेरिका में कौन सा डिज़ाइन चल रहा है, ये सारी चीज़ें सीखने की होती हैं। एनग्रेविंग में जाकर देखो वो किस तरह से वो जो उसकी जो जाली होती है वो बनती है, क्या होती है, ये सब चीज़ें सीखने की हैं। आप लोगों ने कितनी मरतबा, मुझे अब आप बताओ, कितनी मरतबा आप लोग फाइल लेके जाते हो एक्सपोर्ट वालों के पास, भाई इसकी LC आ गई है, ये माल निकाल दें। कभी सोचा है LC होती क्या है, LC बनती क्यों है, LC आई कहाँ से, LC का वजूद ही क्यों है, CD क्या है, DA क्या है, ये टर्म्स क्या हैं। इतना कुछ सीखने को है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में कि आप सोच भी नहीं सकते। अब तीसरी बात, आपको लग रहा होगा ये साहब तो लेक्चर देना शुरू कर दिए, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ है? 10 साल या 20 साल के बाद जब आप लोग किसी इंटरनेशनल फेयर में बैठे होंगे। आई वाज इन फ्रैंकफर्ट, मैं फ्रैंकफर्ट में था, ये जो हेमटेक्स का फेयर होता है फ्रैंकफर्ट में ना, तो मैं वहाँ पे था और मैं वहाँ पे कस्टमर से मीटिंग कर रहा होता। आपका क्या ख्याल है,
जो फ्रैंकफर्ट में हेमटेक्स होता है या मैजिक शोज होते हैं या जो भी फेयर्स होते हैं, इसमें हमें जो प्राइसेस देनी होती है वो कितनी देर में देनी होती है, देन एंड देयर, उसी वक्त प्राइस देनी होती है। इतना टाइम थोड़ी होता है कि जी आई गेट बैक टू यू बाय टुमारो। अगर आपने उसको कहा आई गेट बैक टू यू बाय टुमारो, गया ऑर्डर आपके हाथ से। सोचो तो सही, एक आपका स्टॉल है, आपके स्टॉल में वो आके बैठा आपके सामने, सामने 4 और स्टॉल लगे हुए हैं, अलग अलग कंट्रीज के स्टॉल लगे हुए हैं। तो मुझे एक बात बताओ, वो क्यों आपके पास दोबारा आएगा? तो आपको देन एंड देयर, तो उस वक्त आपको डिसीजंस लेने होते हैं। सोचो तो सही। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, छोटी सी मिसाल समझो। एक कस्टमर कहता है भाई ये फैब्रिक है और ये फैब्रिक में आपने हमें लास्ट टाइम दिया था, इसमें हमें सॉइल रिलीज फिनिश ऐड करानी है, ठीक है, इसकी प्राइस दे दीजिए। ये हो रही है बात 9 बजे, मीटिंग फ्रैंकफर्ट में, 9 बजे फ्रैंकफर्ट में है और मैं वहां से कॉल करता हूँ पाकिस्तान, सुबह के 5 या 4 बज रहे होंगे या 6 बज रहे होंगे, सब सो रहे होंगे, तो मैं उसको कैसे प्राइस दूंगा? ठीक है, कितना बुरा इंप्रेशन पड़ेगा जी, मैं आपको चेक करके बताऊंगा। चलो लेट्स सपोज कि शाम के 4 बजे मीटिंग हो रही है और यहाँ पे कोई दोपहर के 12-1 बज रहे हैं और मैंने, तो यहाँ मुझे क्या जवाब मिलेगा फैक्ट्री से? वो जी पहले लैब वाले रेसिपी बनाएंगे, ये जवाब मिलता है। उसके बाद क्या जवाब मिलेगा? वो पहले उसके बाद फिनिशिंग में ट्रायल चलेगा, फिर आपको निकाल 1 हफ्ता निकल गया। डू यू रियली थिंक वो 1 हफ्ता वेट करेगा? वो वेट नहीं करेगा 1 हफ्ता। आपको देन एंड देयर प्राइसेस देनी है। इट्स सो सिंपल, आप लोग इमेजिन ही नहीं कर सकते। सॉइल रिलीज एक केमिकल होता है, बेसिकली उसको डाइल्यूट करके पानी में डाला जाता है। फिनिशिंग एक टब होता है, टब कह लें या फिनिशिंग की मशीन कह लें, उसके अंदर से कपड़े को गुजारा जाता है। जब कपड़ा डाई प्रिंट हो जाता है उसके बाद उसको फिनिश किया जाता है। इक्वलाइजेशन गालिबन बाद इक्वलाइजेशन से पहले, मुझे याद नहीं, बहरहाल उस टब में कभी 1000 लीटर कभी 2000 लीटर पानी डलता है। उस पानी के अंदर केमिकल डाइल्यूट करके डिसॉल्व किया जाता है, 4 किलो 5 किलो रफली, ठीक है ना। और कितना उसमें से कपड़ा मैक्सिमम निकल सकता है, मैक्सिमम मीटरेज उस फिनिश हो सकती है उस पानी के अंदर से, इसके बारे में अंदाजा लगाना, ये चूंकि कंटिन्यूस रन होता है 1 मिनट पता चल जाता है। सिर्फ केमिकल की प्राइस मालूम कर लो और कितना मीटर आपका उस, कितना केमिकल डलेगा मल्टीप्लाई कर लो उससे, और कितना मीटर निकलेगा डिवाइड कर लो उससे। सो सिंपल। बताने का सिर्फ आप लोगों को मकसद जो है वो यहाँ ये समझना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड गाइज, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप लोग ये समझो कि ये किस तरीके से बनता है। पर्सनल डेवलपमेंट, मैं बात कर रहा हूँ आपसे पर्सनल डेवलपमेंट की। अपने आप को पर्सनली डेवलप करो। जब आप अपने आप को पर्सनली डेवलप करोगे ना, तो अगर कभी खुदा ना खास्ता आपको ले ऑफ भी किया गया ना, आपको नौकरी आपकी छूटेगी भी ना, 10 नौकरियां साइड पे खड़ी हैं। हमारा प्रॉब्लम क्या है जरा और से देखो। फोल्डिंग डिपार्टमेंट में जॉब लग गई, 10 साल तक फोल्डिंग डिपार्टमेंट में जॉब करे चले जा रहे हैं, वही कपड़ा आए चले जा रहा है, वही कब उसी में सुपरवाइजर बन रहे हैं, उसी में असिस्टेंट मैनेजर बन रहे हैं, उसी में। तो जाहिर बात है जब जॉब गई तो मुझे तो सिर्फ फोल्डिंग का काम आता है, मुझे तो कोई और चीज़ आती ही नहीं, मैं फंस गया। क्यूए डिपार्टमेंट में जो लड़के गए वो क्यूए से होते होते क्यूए सुपरवाइजर से होते होते असिस्टेंट मैनेजर, क्यूए मैनेजर, क्यूए के अलावा कभी कोई काम ही नहीं किया। आपको अपने आप को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, हर फील्ड में जाना पड़ेगा। सोचो तो सही, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है क्या? कभी लैब जाते हो, कभी लैब में जाके देखो, मैं बड़े मजे की बात बताऊं, कभी लैब जाते हो, कभी लैब में जाके देखा है ड्राई क्रॉकिंग क्या होती है, वेट क्रॉकिंग क्या होती है, रबिंग फास्टेंस क्या होती है, पिलिंग क्या होती है, हजारों चीजें, ये टेस्ट आप रोजाना करवाते हो। कभी आपने सोचा है कि ये होता क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये किया कैसे जाता है, श्रिंकेजेस कैसे निकाली जाती हैं, पॉलिएस्टर में कैसी श्रिंकेज जाती है, कॉटन में कैसी श्रिंकेज जाती है। देखो मैं आपको ये जो सारी लैला और मजनू की कहानी सुनाई, जो हीर रांझा की पूरी स्टोरी आपके सामने रखी है, ये बताने का मकसद है कि मैं मानता हूँ कि जो डाउन साइजिंग हो रही है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वो बहुत बुरी हो रही है और नहीं होनी चाहिए, बहुत बुरी बात है। और मेरे लिहाज से इसका हल ये है इस वक्त कि मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को बनाएं, प्राइसिंग को कंट्रोल करें, नई नई फील्ड्स में जाएं इंस्टीट्यूशनल की, और मेरे लिहाज से इस फील्ड को उठाएं इस वक्त। आई टोटली एग्री, डाउनसाइजिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ और है, क्या मैंने अपने आप को इतना पर्सनली डेवलप किया है कि कल को अगर मेरी जॉब छूटती है तो मुझे पास 10 जॉब्स और खड़ेंगे हों? ये भी तो नहीं हुआ ना। तो मुझको अपने आप को पर्सनली डेवलप करना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं आपको एक आखिरी मिसाल देता हूँ, फिर हम अपना ये वीडियो ख़त्म करते हैं, और फिर वीडियो के साथ ये तीसरी वीडियो हो जाएगी डाउन साइजिंग के लिहाज से। तो फिर हम ये टॉपिक पूरा ख़त्म करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग वो स्पिनिंग का रह गया, वो स्पिनिंग का पार्ट 1 के बाद से तो वो उसे चिल्ला के कह रहे हैं वो पार्ट 2 पार्ट 3 कब आएगा। अच्छा, वो स्पिनिंग का मैंने पार्ट 2 बना लिया है, सारा रिंग स्पिनिंग और ओपन एंड स्पिनिंग और एजेड स्पिनिंग, बस थोड़ी एडिटिंग करके वो डालना है, मोस्ट प्रॉब्ली 2-3 दिन के अंदर लॉन्च कर देंगे। तो आप लोग स्टे ट्यून ऑन माय यूट्यूब चैनल, आप लोगों को वो मिल जाएगा स्पिनिंग का पार्ट 2। पहला वाला पार्ट आ चुका है स्पिनिंग का। अच्छा, हम आगे तो चलें, हम कहाँ अटक गए भाई। एक बात बता रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़े मोटिवेट हो जाओ।
ये बात है सन 1999 या 2000 की, ऐसे ही कुछ हो। जो मेरे ज़माने के लोग हैं उनको पकड़ के पूछो, बता देंगे। पाकिस्तान में कुछ प्रॉब्लम हुआ था और स्पेशल हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिल्कुल डूब गई थी, क्योंकि कुछ इंटरनेशनल सैंक्शंस लगे थे और कुछ वजूहात की बना पे। वो मैं उन वजूहात पे नहीं जा रहा, वो आप किसी पुराने आदमी को पकड़ लो तो वो आपको सारी बात बता देगा। लेकिन बहरहाल हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिल्कुल डूब गई थी, बिल्कुल डूब गई थी। मैं जिस कंपनी में काम करता था, मैं उसी कंपनी में था जिसके बारे में मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दी थी। मैं जिस कंपनी में काम करता था वहाँ पर, यू वोंट बिलीव इट, कि 4 रोटरी मशीन्स थी बेहतरीन किस्म की। 3 तो बंद पड़ी थी, कपड़ा चढ़ गया था उसके ऊपर, और एक मशीन सैंपलिंग के लिए इस्तेमाल होती थी। मतलब ये है कि बेड़ा गर्क हो गया था, डाइंग बंद, स्टिचिंग बंद, कंटेनर्स आ नहीं रहे। लेकिन उस एक कंपनी की एक अच्छी बात थी, हर एम्प्लॉय काबिल था, हर एम्प्लॉय वहाँ का काबिल था। उन्होंने कोई ओवर हायरिंग नहीं की हुई थी, हर आदमी काबिल आदमी था। उन्होंने एक आदमी को भी डाउन साइज नहीं किया, उन्होंने एक आदमी को भी नहीं निकाला। उस ज़माने में उन्होंने क्या किया, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चेंज की, मार्केट से अच्छे लोग हायर किए। उस ज़माने में उन्होंने 2 लाख रुपए सैलरी का एक आदमी हायर किया जो स्पेशली मार्केटिंग के लिए था। 2 लाख रुपए सैलरी आज आम बात है ना, उस ज़माने में बहुत बड़ी बात थी। ये मैं बता रहा हूँ 20 साल पहले की बात। मेरा ख्याल है गोल्ड 3-4 हज़ार रुपये तोला होता था, आज 1 लाख रुपए तोला है या इससे भी ज़्यादा है। अब अंदाज़ा लगा लो आप। तो कहने का मतलब है उसको हायर किया। ही वॉज अ वेरी टैलेंटेड एंड शार्प गाय। और फिर वो हायर करते गए करते गए करते गए, उन्होंने अपनी मार्केटिंग स्किल्स को अच्छा किया और उसको उठाया, इंडस्ट्री को उठाया उठाया उठाया, और माशाल्लाह वो रिवाइव कर गई इंडस्ट्री। उसके बाद तो एक वक्त ऐसा भी आया, खैर मैंने दूसरी कंपनी में स्विच कर लिया था। उसके बाद एक ऐसा भी वक्त आया कि मैं प्राइस देता था और वहाँ से ऑर्डर आ जाता था, कोई प्राइस पे नेगोशिएशन नहीं होती थी। ऐसे ऐसा भी हुआ था। और मजे की एक बात बताऊँ, एक बार गलत प्राइस दे दी थी, हाँ थोड़ी ज़्यादा दे दी थी गलत, उससे भी ऑर्डर आ गया, क्योंकि इंडस्ट्री बूम कर रही थी। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री का प्रॉब्लम चंद दिनों में ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, परेशान ना हो। अल्लाह ने चाहा सब सही हो जाएगा। कोरोना वायरस है, मैं मानता हूँ प्रॉब्लम है, आई टोटली एग्री, लेकिन बिलीव मी ये सब ठीक हो जाएगा यार। चूँकि मैं इसके उतार और चढ़ाव टेक्सटाइल इंडस्ट्री के 20 साल में देख चुका हूँ, इसलिए आई एम वेरी होपफुल कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिवाइव कर जाएगी। डोंट वरी, रिटेल भी, गारमेंट्स भी, इंस्टीट्यूशनल भी, यार्न भी, कॉटन भी, सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी, थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा सा मोहब्बत प्यार से आराम से बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मिल ओनर्स से मैं ख़ास तौर पर एक रिक्वेस्ट करूँगा। देखें, मैं चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ डाउन साइजिंग ना करें इस वक्त। इन लोगों का चूल्हा जो है ना, जस्ट इमेजिन, इन लोगों का चूल्हा तो आप ही के ज़रिए से, अल्लाह के हुक्म से चलता है, ठीक है ना। अल्लाह ने आप लोगों को ज़रिया बनाया कि इनका चूल्हा, इनके घर का चूल्हा अल्लाह पाक आपके ज़रिए से चलाता है। इनको डाउन साइजिंग नहीं करें, ये बहुत अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं। कल आपका काम बढ़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ ना, इंशाल्लाह आपका काम बढ़ेगा। जब आपका काम बढ़ेगा तो आप लोग आगे जाएंगे। मैंने 2 वीडियोज़ बनाई हैं। आप लोग फ़िलहाल ये कीजिए जो मैं समझता हूँ, कि थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड फील्ड्स में जाने की कोशिश कीजिए। कुछ मेरे लिहाज से इंस्टीट्यूशनल में है जो लोग हैं, वो थोड़ा सा और अपने आप को बढ़ाएं, और या आप थोड़ा सा इंस्टीट्यूशनल की फील्ड में जाएं। थोड़ा सा इंस्टीट्यूशनल में आपको जो प्रॉब्लम आएगा वो मैं अभी से बता देता हूँ, वो आपको आएगा प्राइसेस का प्रॉब्लम आएगा, अभी से बता रहा हूँ मैं आपको। सो थोड़ा सा प्राइसेस तो लोअर डाउन करनी पड़ेंगी आपको, ठीक है अपनी। उसके लिए भी बहुत स्ट्रेटजीज़ हैं, थ्योरीज हैं। मैं हमेशा सोचता हूँ ये जो हम स्ट्राइप साटन बनाते हैं, ये 40-40, कोई 130, 110 ऐसी भी कंस्ट्रक्शन में बनता है ना, ये 40-180 में क्यों नहीं बन सकता? बन सकता है, मेरा अपनी अकल कहती है। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन मेरी अकल कहती है 40 की जगह अगर मैं 36 का काउंट लगा लूँ तो क्या प्रॉब्लम है? थोड़ा डेंस हो जाएगा। 180 बना लूँ, स्ट्राइप बना लूँ, मर्सराइज करूँ, सनफ्राइज करूँ, उसको कैलेंडर करूँ, फिनिश करूँ, बन जाएगी, अच्छी बन जाएगी, सस्ती भी हो जाएगी। 30-30, 76-68 ये हमारी क्वालिटी बनती है। अगर 100-105 जीएसएम तकरीबन होता है। अगर इसी क्वालिटी को, जस्ट मैं आपको एक बात बता रही हूँ, इसी क्वालिटी को 30 सिंगल की बजाय 28 सिंगल का यार्न लगा दूँ तो थोड़ा भारी हो जाएगा। फिर 76-68 की जगह मैं 70-60 लगा दूँ, मेरे एक अंदाज़ा है, तो लुक भी वैसी आ जाएगी, प्राइस नीचे आ जाएगी। मेरा ख्याल है, मैं देखिए अभी को हाथ में कैलकुलेटर तो है नहीं ना, ये एक्सेल की शीट है, मैं एक अंदाजे से बता रहा हूँ। सो वी हैव टू फाइंड वेज एंड मीन्स के प्राइस को रिड्यूस करें। अच्छा, ये सिर्फ इंस्टीट्यूशनल के लिए नहीं, रिटेल के लिए भी है, डेनिम के लिए भी है, गारमेंट्स के लिए भी है, जहाँ भी प्राइसेस को रिड्यूस करें, अच्छी ऑफर्स दें अपने इंटरनेशनल कस्टमर्स को। कस्टमर्स आएंगे इंशाल्लाह और हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री फिर बूम कर जाएगी। थोड़ी सी देर बर्दाश्त करना है। एम्प्लॉयज़ को डाउन साइज नहीं करें, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि एम्प्लॉयज़ की डाउन साइजिंग नहीं करें।
इंशाल्लाह आप देखिएगा आप ही की कंपनी चढ़ जाएगी। इन्हीं की दुआएं इंशाल्लाह आपको लगेंगी, और इनकी दुआएं जो आपको लगेंगी तो आपकी कंपनी चढ़ जाएगी, आपकी कंपनी ऊपर चली जाएगी। देखो मैं एक बड़े मज़े की बात बताऊं, अब चूंकि बात हो रही है लंबी हो गई है, लेकिन मैं आपसे एक बात शेयर करता हूँ। ये मैं ख़ास तौर पर मिल मालिकान से शेयर कर रहा हूँ। अभी जब ये कोरोना वायरस का मसला खड़ा हुआ ना, तो हम लोगों ने कुछ राशन तकसीम किया, जो हर जगह ही राशन तकसीम हो रहा है तो हमने भी किया। हमारा लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी था, तो हमने एक दिन बांटा राशन 10-12 लोगों को, तो अगले दिन तो 20 लोग आ गए। फिर उनके लिए भी अल्लाह से मांगा, आवाज़ लगाई, फिर 20-30 लोगों का राशन आ गया, फिर वो लग गया, फिर जो 30-20 गए तो वो 30 और लेकर आ गए। अब क्या करें? अच्छा सबके नाम लिख लिए, नाम लिखने के बाद गया तो देखा अब तीसरे दिन कोई राशन के पैसे नहीं थे मेरे पास। मैं बड़ा परेशान हो रहा था, तो मैंने अल्लाह को ये बोला, मैंने कहा या अल्लाह पैसे होंगे तो करेंगे, पर नहीं है। वो नीचे बेचारी औरतें खड़ी होती थी, वो डिस्टेंस रख के खड़ी होती थी, वो सब जो हमारे हुकूमत पाकिस्तान के कवानीन है, हमने सारे कवानीन को फॉलो किया है। तो मैंने उनको बोला कि भाई जब पैसे आएंगे तो राशन मिलेगा, राशन मिलेगा तो आपको राशन देंगे। ये बात हो गई, और मुझे फिलहाल पैसों की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी, और यही बात मैंने अल्लाह से दुआ में कर दी कि या अल्लाह राशन आएगा तो पैसे आएंगे तो राशन दे देंगे, नहीं है तो नहीं है। वो बेचारी वो औरतें उस दिन चली गई। यकीन करो उसी रात को मेरे पास एक व्हाट्सएप आता है मेरे किसी रिश्तेदार से जो फॉरेन कंट्री में। मैंने उनसे कोई ऐसे स्पेशल अपील भी नहीं की थी, मांगा भी नहीं था, और उन्होंने मुझे पैसे भेजे कि भाई ये इसका आप राशन लेके दो गरीबों को। तो खैर वो फिर हमने अगले दिन लेके उनको राशन जिनके नाम लिखे होते दे दिया। लेकिन मेरे जहन में एक बात की क्लिक की, मिल मालिकान आपके लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। फिर मेरे जहन में एक बात क्लिक की, उसी वक्त एक बात क्लिक की कि वो जो 8-10-15 लोगों के नाम लिखे थे और जिनको राशन नहीं दे सके थे, वो चले गए थे, उनसे बोलता बाद में आ जाना। किसी एक ने दुआ मांगी होगी, कोई एक तो होगा कि जिसकी बेचारे से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही होगी, किसी एक ने दुआ मांगी होगी। उस एक की दुआ की बरकत से सब के सब का जो है ना अल्लाह पाक ने राशन का इंतजाम कर दिया। क्या ख्याल है? बात समझ आई है? ये होती है किसी एक की दुआ। बहुत पहले मैं हज का फॉर्म भरा था अपने किसी जानने वालों के लिए, तो मुझे याद नहीं कौन सा बैंक था, वहाँ जाके मैंने हज का फॉर्म दिया। तो जिनका मैं हज का फॉर्म भरा था उन्होंने पिछले 1 साल पहले भी भरा था, लेकिन 1 साल पहले उनका वो हो गया था, क्या कहते हैं, नाम नहीं आया था गवर्नमेंट के अंदर। तो 1 साल के बाद वो रीअप्लाई कर रहे थे। तो वो जो बैंक वाला था उसने मुझे बताया कि भाई जिस बंच में वो जो 100-200 लोगों का बंच होता है ना, उसमें इनके फॉर्म गए हैं, ये सारे का सारा बंच जो है वो हज पे चला जाएगा। अच्छा ये बैंक वाले ने बताया, मुझे नहीं पता न्यूज़ सही है या गलत है, लेकिन उसने बताया होता ही है कि ये पूरा ग्रुप में जाता है। तो इस ग्रुप के अंदर अगर वो लोग शामिल हैं जो पिछले साल नहीं गए थे, जिनको चांस नहीं दिया गया था, तो उनको प्रायोरिटी पे इस साल चांस दिया जाता है। और चूंकि वो ये ग्रुप के अंदर शामिल है, इस सारे ग्रुप को चांस मिल जाता है। ये मुझे बात बताई थी, आई एम नॉट श्योर ये कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, वल्लाहु आलम। लेकिन मैं आप लोगों को स्पेशली एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोग इस वक्त गरीब की दुआएं लो। आप यकीन करो मेरी बात, कहीं नहीं जा रही टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कहीं नहीं जा रहा रोजगार, सब चलेगा, सब बनेगा, सब ऊपर आएगा, डोंट वरी। थोड़ा सा आप लोग एक काम कर लेना, बस वेस्टेजेस को ज़रा कंट्रोल करें। देखो यार ये जो हर वक्त की वो आती है ना शॉर्टफॉल, जब देखो वो शॉर्टफॉल आई हुई है, जब देखो ये इसको कंट्रोल करो ना, शॉर्टफॉल्स को थोड़ा कंट्रोल करो, थोड़ा सा वेस्टेजेस को कंट्रोल करो, थोड़ा सा अपने निज़ाम को ज़रा बेहतर करो। आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा प्रॉब्लम है, ये रिवाइव कर जाएगी। कितने दिन मुझे आप लोग ये तक थोड़ी सी आधे घंटे तक की वीडियो बन रही है, लेकिन बस मैं इस चैप्टर को एक तरह वाइंड अप करना चाह रहा था। आप लोग, मैं इसको मिल मालिकान से खास तौर पे, मिल मालिकान, जनरल मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव से खास तौर पे बात कर रहा हूँ, इन लेबर को नहीं निकालो। आप लोग मुझको एक बात बताओ कि मुझे बिल्कुल सीरियसली एक बात बताओ, आपका क्या ख्याल है कि ये इंडस्ट्री जो हमारी है वो क्या है? हमारी इंडस्ट्री डिमांड और सप्लाई पे चलती है। मैं एग्री करता हूँ कि बड़े बड़े रिटेलर्स जो हैं इस वक्त, वो मैं अभी लिंक्डइन में देख रहा था, वो कोई 1-2 रिटेलर्स हैं, वो तो बेचारे किराया भी नहीं दे पा रहे अपना। मैं टोटली एग्री कर रहा हूँ, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन रिवाइव करेगी। देखो कपड़ा पहनना, कपड़ा इज़ माई नेसेसिटी, ये मेरी ज़रूरत है। वहाँ थोड़ी है यूरोप अमेरिका में कौन सी कपड़े की मिले हैं, तो वो आपसे ही खरीदेंगे। कपड़ा इज़ देयर नेसेसिटी, वो लेंगे आपसे। बेडशीट रिटेल में नेसेसिटी में तो खैर नहीं आती, लेकिन इंस्टीट्यूशन में तो आती है, होटल हॉस्पिटल में, जो मेरी पिछली वीडियोस मैंने बताई हैं। तो गाइस प्लीज़ इन लोगों को डाउन साइजिंग नहीं करें, इन लोगों की दुआएं लें इस वक्त। अब मसला बचता है इनकी सैलरीज़ का। तो हुकूमत पाकिस्तान ने भी माशाल्लाह कुछ स्टेप्स लिए हैं।
अल्लाह पाक हुकूमत पाकिस्तान को तक़वियत दें, इमरान खान भाई को जज़ाए खैर दें। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा मिल मालिकान से इस वक्त स्पेशली, गाइज घबराएं नहीं, पैनिक नहीं करें। देखो मैं एक मज़े की बात बताऊँ, हमारे बड़ी अच्छी मिसाल दी जाती है, ये फियर फैक्टर है, ये मेरा फियर फैक्टर है कि जी मेरे ऑर्डर्स कम हो गए हैं तो मुझे एम्प्लॉयज़ को फारिग करना पड़ेगा। फियर फैक्टर है। मैं एक मिसाल दूँ आपको बड़े मज़े की। रबर बैंड देखा है कभी आपने? रबर बैंड होता इतना सा है और खींचो तो इतना हो जाता है। एक्चुअली वो इतना सा होता है, खींचते हो तो इतना हो जाता है। ये मेरा फियर फैक्टर है जो खींच रहा है। एक्चुअली प्रॉब्लम इतना ही है। जो प्रॉब्लम जितना है अगर मैं उसको उतना ही देखता हूँ, बिलीव मी सब ठीक हो जाएगा। अभी आप देखना चंद दिनों बाद, चंद महीनों बाद, चंद अरसे बाद, मे बी ये पूरा साल ले लो आप, लेकिन ऐसी इंडस्ट्री रिवाइव करेगी इंशाल्लाह, आप लोग हैरान हो जाओगे। डेनिम रिवाइव करेगी हमारी, गारमेंट्स रिवाइव करेगी हमारी, जर्सी रिवाइव और बेडिंग हमारी, हर चीज़ रिवाइव कर जाएगी। सो गाइस आप थोड़ा सा समझो, मैं आपको बता रहा हूँ, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। इमरान खान भाई कहते हैं ना घबराना नहीं है, मैं भी कहता हूँ घबराना नहीं है। अरे भाई आप लोग बात को समझो। मुझे बात बताओ, यूरोप अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में इतनी बड़ी कोई इंडस्ट्रीज लगी नहीं है, उनके पास वहाँ पे कोई माल की खपत है? वहाँ पे कौन सी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं जो वो अपने आप माल बना लेंगे? नहीं नहीं नहीं, दे हैव टू बाय फ्रॉम यू। आपसे तो उन्होंने खरीदना है, आप ही लोगों से तो वो खरीदेंगे। और किससे खरीदेंगे मुझे बताओ ना। अब सिर्फ आपको मसला आएगा प्राइसिंग पे। मैंने पहले भी बताया था थोड़ा प्राइसिंग में प्रॉब्लम है। एक और बात, अभी वो मैं देख रहा था, पूरी दुनिया की जो गारमेंट इंडस्ट्री है, मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ आपको, पूरी दुनिया की जो गारमेंट इंडस्ट्री है वो तकरीबन $500 बिलियन या $450 बिलियन रफली, हमारी 5 बिलियन या $6 बिलियन है। यानी पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सॉरी पूरी जो गारमेंट इंडस्ट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, उसका 1% या 1.5% हमारा है। यहाँ कितना पोटेंशियल है मेरे पास। बांग्लादेश 8% पे है और हमसे पता नहीं कौन कौन से मुल्क, हमसे वियतनाम और कंबोडिया हमसे ऊपर है। कितना पोटेंशियल है, क्यों नहीं इसको पकड़ते हो? आप लोग यहाँ जाओ, अपने ऑफिस खोलो और बात करो, बट यू नीड टू डिक्रीज योर प्राइसेस। प्राइसेस को डिक्रीज करने के लिए एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करना ज़रूरी नहीं है। रॉ मटेरियल की प्राइसेस को करो, कुछ जीएसएम उनसे इजाज़त लेके बता के करो, नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेकर आओ, डेनिम में लाओ, चीज़ों में लाओ, थोड़ा आउंस का कम करो डेनिम का, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके ईमानदारी से। सो देयर आर वेज एंड मीन्स जहाँ से सब कुछ हो सकता है। मैं मिसाल देता हूँ आपको, और अच्छी मिसाल देता हूँ। अब जितनी भी बेडशीट्स जा रही हैं, जितनी भी जा रही हैं, अब देखो मेडिकल साइंस तो इस वक्त जैसे कहते हैं हिली हुई है, हिलजुल हो रही है, क्या ख्याल है? अब जितनी भी बेडशीट्स जा रही हैं, चाहे रिटेल में हो इंस्टीट्यूशनल में हो, सब में एंटी बैक्टीरियल फिनिश लगा दो, सब पे लगा दो। अब मुझे 2 मिनट के लिए बताओ, जब वो रैक पे लगा होगा और एंटी बैक्टीरियल फिनिश लगा हुआ होगा, ये मेरा अपना आइडिया है, तो कितनी ज़्यादा मार्केटिंग होगी? वो तो पहले ही कोरोना वायरस और ये और वो, लोग साइकोलॉजिकली कितने परेशान हो, कहेंगे ले भाई एंटी बैक्टीरियल आ गया, एंटी बैक्टीरियल फिनिश कर दो उसमें। अब आप लोगों का सवाल होगा एंटी बैक्टीरियल फिनिश तो बहुत महंगी होती है, वो मेरा ख्याल है कोई, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 30-40 रुपये पर मीटर के करीब होती है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, या 50 रुपये पर मीटर के करीब होती है। मैं एक जवाब दूँ उसका आपको, किसने कहा है आपसे ब्रांडेड इंपोर्ट करो? मैं तो नहीं कहता है ब्रांडेड इंपोर्ट करो, लोकल लगाओ। डेटॉल पाकिस्तान में बनता है ना, ये क्या एंटी बैक्टीरियल क्या है? डेटॉल तो है, मुझे नहीं पता क्या केमिकल फार्मूला है, लेकिन जो भी चीज़ें हैं ये पाकिस्तान में बनाओ, लोकली मैन्युफैक्चर करो, लोकली मैन्युफैक्चर करके। और ये इतने बड़े टब में, आप कभी देखा है वो डेटॉल में, देखा है वो जो बाल्टी में थोड़ा सा डेटॉल जाता है तो वो सारा वाइट हो गया, यही तो है एंटी बैक्टीरियल, और क्या है? मेरा अपना कॉन्सेप्ट ये है, मे बी आई एम रॉन्ग, मगर मेरा ख्याल है कि ये यही है, फिनिशिंग के वक्त अप्लाई किया जाता है। तो अगर मैं अपनी हर बेडशीट में, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल हो या रिटेल हो, उसमें एंटी बैक्टीरियल फिनिश लगा दूं और उसके जो इनले कार्ड उस पर लिखूँ विद एंटी बैक्टीरियल फिनिश, खुद मुझे बताओ वो चीज़ बिकेगी नहीं बिकेगी? तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्राइसेस को कंट्रोल करना, ये आप लोग इस वक्त करो। जनरल मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव्स, अपनी एक्सपोर्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को ठीक करो, आप लोग बहुत तरक्की करोगे यार, बहुत तरक्की करोगे। एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ ना करो, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ एम्प्लॉयज़ को अब कोई ले ऑफ ना करो, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, रिवाइव करेगी इंडस्ट्री। मैं आपको कैसे समझाऊं, मैंने तो इस इंडस्ट्री का उतार चढ़ाव इतनी बार देखा है, कभी इसका उरूज भी देखा है, कभी इसका जवाल भी देखा है, इसलिए मैं बहुत होपफुल हूँ कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज़बरदस्त रिवाइव करेगी। और एक बात आप लोगों से और करनी है कि देखो, एक चीज़ को समझो मेरी बात, कि ये जो कोरोना वायरस है, ये जो प्रॉब्लम है, ये मैं मानता हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड है, लेकिन जो फियर फैक्टर है उसको हटाओ, एक्चुअल प्रॉब्लम को सामने रखो और अल्लाह से दुआ मांगो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ख्याल है? ठीक है जी, थोड़ी सी मोटिवेशनल कर ली और मैंने ये तकरीबन हाँ आधा घंटा हो रहा है ये, तो आधा घंटा आप लोगों ने लगाया है।
गाइस एक बहुत खूबसूरत ज़िंदगी और एक बहुत खूबसूरत टेक्सटाइल इंडस्ट्री आगे खड़ी है। उठाओ यार, 25-30 बिलियन डॉलर की तो एक्सपोर्ट है यार, थोड़ी सी ज़्यादा है वो। पाकिस्तान में 100 बिलियन डॉलर से ऊपर होनी चाहिए। अब हमारा टारगेट होना चाहिए अगले 5 साल में हम अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को 200 बिलियन डॉलर तक लेके जाएंगे। बन सकती है, कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है, आराम से हो सकता है। टारगेट तो बनाओ, एक बार अचीव तो करो, बस सेट हो सकता है। ओके गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।